नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो जिसे हम कहते हैं खबरों का सरपंच यानी कि न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ। ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं रिपोर्टर्स जो रूबरू करवाते हैं सच का वो हर पहलू जो रहता है अब तक अनदेखा। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की न्यूज पंच में प्रमुख टॉप लाइंस पर डालते हैं नजर। तो बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की, जहां मददगार अब गिरफ्तार हुआ है और कैसे अब तार खुलेंगे और पेच से पेच जो फंस रहा था अब वो साफ होता हुआ नजर आएगा। इस पर हम विस्तारीकरण के साथ करेंगे बातचीत। और इसके बाद दिल्ली यानी जो दिलवालों की दिल्ली है उसके बाद रुख करेंगे हम पश्चिम बंगाल का, क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है। एसआईआर पर खुद ममता जो है वो डावाडोल हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनका ये जो कंफ्यूज्ड स्टेट है अब उस पर वो क्या फैसला लेंगी ये देखना होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ट्रंप, खासतौर पर अगर हम रूस की बात करते हैं तो क्या ट्रंप साहब का प्लान रूस और यूक्रेन की युद्ध समाप्ति के लिए काम करेगा या नहीं, इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे जो दिल्ली ब्लास्ट है, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास, वहां पर कैसे गिरफ्त में आतंकी का मददगार आ गया है और आतंकी उम्र का जो पनाहगार है उसे पुलिस ने धर दबोचा। एक के बाद एक अगर हम देखें तो ये 7वीं गिरफ्तारी की गई है। अभी कितने और कहां छिपे हुए हैं ये बड़ा सवाल है। दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये गिरफ्तारी हुई है किस तरह से मदद की गई। जो पूरा बैकग्राउंडर है, जो क्रोनोलॉजी है, उससे समझने की कोशिश करते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये पूरा जो मामला है वो क्या है। तो गिरफ्त में एक और आतंकी, जहां लाल किले के पास जो ये कार ब्लास्ट मामला है ये हुआ और एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। ये एक बड़ी कामयाबी है जो एनआईए के हाथ में लगी, क्योंकि गिरफ्त में एक और आतंकी आ रहा है और इस आतंकी की गिरफ्तारी बहुत सारे ऐसे राज हैं जिससे पर्दा उठाएगी। फरीदाबाद से एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की गिरफ्त में धौज का निवासी शोएब अहमद मुख्य ये आरोपी है और उमर उन नबी की इसने मदद की। अब ये सब हुआ कैसे? हुआ ये कि धमाके से ठीक पहले शोएब के घर पर रुका था उमर और शोएब ने ही जो विस्फोटक की सामग्री है उसे एक सेफ रूट के जरिए लोकेशन तक पहुंचाया। जो कॉल डिटेल्स सामने आए हैं, देखिए कई बार जब हम किसी तरह के आपराधिक गतिविधि में शामिल अगर होते हैं तो कॉल डिटेल बहुत मुख्य तौर पर एविडेंस के तौर पर अगर हम देखें बहुत कुछ स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। उससे कई खुलासे हुए हैं और शोएब का ताल्लुक बड़े आतंकी नेटवर्क से होने का शक जताया जा रहा है। अब अगर दिल्ली ब्लास्ट को समझने की कोशिश की जाए तो जिस तरह से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया और जो पुलिस है वो लगातार दबिश कर रही है, लगातार इस तरह से पूरी अगर हम छानबीन की बात की जाए किस तरह से वहां की रेकी की गई, कैसे तार से तार जोड़े गए, ये पुलिस लगातार काम करी। और एक और आतंकी का गिरफ्त में आना इस बात की तस्दीक करता है कि अभी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना है, अभी बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना है, क्योंकि जिस तरह से जो मोडस ऑपरेंडी रही और जिस तरह से इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका खुलकर सामने आना इस वक्त बहुत अहम है। और एनआईए की जो ये गिरफ्तारी हुई यानी कि एनआईए ने जो गिरफ्तारी की है ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दे पाई। क्योंकि आप समझिए विस्फोटक को एक सेफ रूट तक पहुंचाना, एक सेफ रूट के जरिए जो मौका वारदात है वहां तक पहुंचाना, उस कॉल डिटेल से बहुत कुछ साबित होगा कि आखिरकार क्या सीमा पार इनके आका बैठे हैं, वो आका जो जिहाद के नाम पर इस तरह के कत्लेआम को सही मानते हैं,
सही कहते हैं। और उस लिहाज से क्या जो ऑर्डर्स दिए गए, उन ऑर्डर्स को कैसे फॉलो किया गया। मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, एनआईए ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है, कितनी बड़ी लीड इसको माना जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट केस में? बिल्कुल, ये 7वीं गिरफ्तारी है। आप देखें आंचल, और लगातार सिलसिलेवार तरीके से जब से ये ब्लास्ट हुआ, एनआईए को इसकी पूरी की पूरी जांच सौंपी गई थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शोएब की इस गिरफ्तारी से ये पता लगेगा कि उमर और किस किस चीज में शामिल था, क्योंकि ये लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था उसका, साथ ही साथ इसने उसको छुपने में मदद करी, इनको जगह दिलाई। तो ये तमाम चीजें अब निकल करके आ रही हैं कि जो पहले जो शाहीन शाहिदा पकड़े गए, मुजम्मिल पकड़ा गया, आदिल पकड़ा गया, एक मौलवी पकड़ा गया सबसे पहले श्रीनगर से, और कई सारे डॉक्टरों से उसमें पूछताछ की गई। यानी व्हाइट कॉलर जो डॉक्टर थे, इनका पूरा मॉड्यूल क्या था। और एनआईए अपनी बात में ये भी कह रही है कि ये बड़ी साजिश का जो है इशारा करते हैं, उस तरफ इशारा करते हैं कि ये एक बड़ा कुछ एपिसोड यहाँ पर करने वाले थे। लेकिन उमर जब रडार पर आ गया तो उसने बौखलाहट में, आनंद फानन में इस ब्लास्ट को किया। नहीं तो इनके जो मंशे थे ये बड़े कई और राज्यों तक जी। जाने के थे, और कई धार्मिक स्थल भी इनके जो है निशाने पर थे। और मोरलेस ये कार बॉम्ब के तरीके से ही इसको जो है वो अप्लाई करना चाहते थे। जी। जिस घर में ये मुजम्मिल और उमर रहा करते थे, वहां पर एक बॉम्ब बनाने वाली मशीन भी जो है वो मुकेश, हाथ लगी है फरीदाबाद पुलिस और एनआईए को। तो ऐसे में इनके तार कहां कहां तक जुड़े थे, टर्की तक ये लोग गए, जैश कमांडर से मिले, क्या ये बात सच है, मुजम्मिल और उमर ने ऐसी कोई मुलाकात की, इन तमाम पहलुओं पर इनके जो है आका वो कौन जांच की है है। जिनकी सरपरस्ती में इस नापाक मंसूबे को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुकेश, जो कॉल डिटेल्स हैं उनसे क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्योंकि ऐसे तार क्या सीमा पार जाते हुए समझ में आते हैं, और क्या कोई और आतंकी गुट भी इस पूरे आतंकी वारदात में शामिल था? बिल्कुल आंचल, देखिए ये पूरा का पूरा सिंडिकेट था। और जिस तरह से वो डायरी जिसका जिक्र पहले भी किया गया था कि उस समय कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर मिले थे, क्योंकि आमतौर पर ये लोग एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे जिससे कोई मैसेज या कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो डायरी से इनको सबूत मिला, कई सारे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के नंबर मिले, कुछ नंबर जो थे वो फॉरेन नंबर भी थे। और साथ ही साथ फरीदाबाद के लोकल, जैसे मुजम्मिल हुआ, आदिल हुआ, डॉक्टर आदिल हुआ, उसके बाद अब शोएब का जो है कनेक्शन निकल करके सामने आया। ये कॉल डिटेल की बौखला कॉल जी। डिटेल को खंगालने के बाद ये तमाम चीजें निकल कर आ रही है। नूर मेवा तक इनके जो है वो लोग वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि न केवल दिल्ली पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस ने, जी। गुजरात पुलिस ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तमाम ऐसे तो हम ये ठिकानों पर मान सकते हैं छापेमारी मुकेश करी। कि आतंकियों के फैसिलिटेटर के तौर पर अगर जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत से ऐसे सवालों के जवाब देगी जिसको लेकर अभी भी परेशानी का सबब है दिल्ली पुलिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब दिल्ली के बाद सीधे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। और आखिरकार एसआईआर पर ममता बनर्जी कंफ्यूज क्यों है? ममता फॉर्म भरने से इनकार कर रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि जनता की मदद की जाएगी। लगातार इस पर बीजेपी हमलावर है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है, फिर भी आपको मीठा खाना है, लेकिन आप गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो एसआईआर पर ममता की ये कभी हाँ कभी ना बहुत फिल्मी सी स्टोरी लगती है कि कभी वो साफ तौर पर इसके विरोध में उतर रही हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रही हैं जो वहाँ की आम जनता है पश्चिम बंगाल की, भाई अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम इसकी मदद करेंगे। तो पहले मुद्दा समझते हैं कि आखिरकार ये कभी हाँ कभी ना की जो सामंजस्य की स्थिति है उससे कैसे निपटना होगा। तो बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो विश्वसनीयता है लोकतंत्र की, संविधान की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। विरोध का जो रंग ढंग है वो भी सवालों के घेरे में है कहीं ना कहीं, क्योंकि ममता, उनकी पार्टी टीएमसी जो है वो इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि भाई ये गलत प्रक्रिया, हालांकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। और एसआईआर विरोधी रैली में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि वो फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन कोई भरना चाहता है तो उसकी मदद भी की जाएगी। यानी ये दो जो बातें हैं अपने आप में विरोधाभासी हैं, जो बयान ममता बनर्जी ने दिया है। टीएमसी कार्यकर्ता फॉर्म भरने में जनता के मददगार के तौर पर काम करेंगे, ऐसा भी उन्होंने एक रैली में कहा। और साथ ही साथ ये जो स्थिति है ये एक भ्रम पैदा करती है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, ताकि जो जनता है अगर वो सही फैसला लेना चाहती है तो उसके मन में भी स्थिति थोड़ी डावाडोल हो जाए। तो ये
एसआईआर पर ममता का जो रिएक्शन है ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर खास तौर पर एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, जो अपने आप में संवैधानिक है, जो बहुत एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया है, उसके कहीं ना कहीं वो डर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ये बात समझती हैं, ये बात जानती हैं कि इससे उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार जो ये पूरा प्रदर्शन है ये सवालों के घेरे में क्यों है, इसे भी आपको समझाते हैं कि आखिरकार जो लगातार प्रदर्शन के नाम पर टीएमसी सड़कों पर उतर रही है, उसके जो कर्मचारी जुट रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई आखिरकार है क्या। तो सच्चाई साफ तौर पर यह जताती है, अगर हम इसे सच्चाई को समझें तो कोलकाता में ईसी दफ्तर के बाहर ही टीएमसी का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अब इसमें इस मंच पर अगर बात की जाए, इस मंच को अगर हम समझने की कोशिश करें तो टीएमसी के जो समर्थक हैं वो और सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम इसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीएलओ जो अधिकार रक्षा समिति है उसके नाम पर कर्मचारी वहां पर जुट रहे, यानी कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि कई लोगों ने खुद कबूला, खुद बताया कि वो बीएलओ है ही नहीं और बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के नाम पर जुटे कर्मचारी हैं और स्कूल के जो सहकर्मी हैं उनके समर्थन में वो यहां पर इकट्ठा हुए। राज्य सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके फेडरेशन के वो सदस्य निकले। तो बड़ा सवाल या कहें कमजोर कड़ी ये कि बीएलओ के अधिकार मंच पर ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, अपनी ड्यूटी को छोड़कर, जिस ड्यूटी का निर्वहन करना उनकी नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसे छोड़कर वो प्रदर्शन में शामिल क्यों हैं। अब इसका सवाल जो है, इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर इसको हम अलग से समझें तो टीएमसी की निजी सेना जो है वो बंगाल पुलिस, यानी कि बंगाल पुलिस को अगर हम दोनों अर्थों के साथ समझें तो कहीं ना कहीं टीएमसी की निजी सेना बता रहे हैं बंगाल पुलिस को। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का ये बड़ा आरोप है, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्हें शिकायत भेजी गई है और शिकायत में साक्ष्यों के साथ दावा किया गया कि पुलिस को जो टीएमसी है, अगर उसकी बात की जाए तो ये जो तमाम साक्ष्य पेश किए गए ये उनकी निजी सेना के तौर पर काम करती है, यानी कि निजी मिलिशिया यानी जिस तरह से वो काम कर रही है उसके काम करने का इंटेंट, उसके काम करने का कंटेंट और प्रिटेंस जो है वो निजी मिलिशिया में तब्दील हो रहा है। और कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो ममता के लिए उनके इशारों पर काम करते हैं। टीएमसी की रैली जो है वो पुलिस वेलफेयर कमेटी, यानी कि लबो लुबाब साफ भाषा में ये कि पुलिस वहां पर सदैव लोगों के हितों की रक्षा ना करके पॉलिटिकल विल को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वास्तविक में राजनीतिक मोर्चा समिति है और समिति पर चुनावी हेरफेर करने का भी आरोप लगाया गया है। और आखिरकार एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने किस तरह से इसका पलटवार किया है, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उनका क्या कहना है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी और हिंदू विरोधी। बंगाल में पूरी तरह से उनका जो कुशासन है, जो उनका जंगल राज बंगाल में फैलाए हुए है, उस जंगल राज को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और बंगाल की जनता निश्चित रूप से उनको उस कुशासन का भी समाप्ति होगा और उनको बंगाल की जनता फांसी के रस्से में बांध करके और सदा सदा के लिए उनकी सरकार को लटका देगी। हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है।
तो एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपने तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी बातचीत सुनी। उनका कहना है कि किस तरह से जंगल राज की समाप्ति का दौर अब वापस आ रहा है। और इसी पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता सुबह भी जुड़े थे हमारे साथ कोलकाता से और इस वक्त भी जुड़ गए हैं। सौरभ, डर है क्या? एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, किस डर की वजह से इस तरह के माहौल को अंजाम दे रही है ममता सरकार? डर की वजह विपक्ष अगर कहे तो विपक्ष के अगर जो बात करे तो विपक्ष का कहना है कि हाकिमपुर शरीफनगर उत्तर 24 परगना के जो लगातार तस्वीर आ रही है, आज भी वो तस्वीर है कि बांग्लादेशी जो है वो सिर्फ बंगाल से नहीं, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, बिहार सब जगह पे फैले हुए थे। और वो अभी जब उनको पास ये मैसेज गया है कि स्वरूपनगर से अभी तो चले जाओ, अभी अगर जाना है तो जैसे आए थे वैसे चले जाओ, वरना बाद में जब 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल निकलेगा उसके तहत जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तब जाके जो कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई होगी। तो उसके पहले जो भी है वो जा रहे हैं। एक तस्वीर ये और वो तस्वीर के जो कैरेक्टर्स है, जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास आधार कार्ड था, हमारे पास वोटर कार्ड था, हमारे पास पैन कार्ड भी था, तो कैसे था? तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब टीएमसी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। किसी में न्यू टाउन को रहते थे तो वहां का जो कार्यकर्ता है तृणमूल के, वो मोहल्ले में आके उनके पास वो सब दस्तावेज बना के उनको देते थे। सौरभ जी, कम से कम कोई तो सच बोल रहा है पश्चिम बंगाल में, कोई तो ये मान रहा है कि ये मुझे दिया गया टीएमसी द्वारा। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये है कि जिस पुलिस को सच का साथ देना चाहिए उसी पुलिस की भूमिका पर कई सवालिया निशान है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि एक मिलिशिया गैंग की तरह वहां पुलिस काम करे, तो आम आदमी कहां जाएगा? देखिए, विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने जो मुद्दा उठाया है गणेश कुमार के पास चिट्ठी लिखकर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के, उसका कोई कई कारण है। हाल ही के जो कारण है, जो 48 आवर्स अगर पीछे हम चले जाए तो क्या हुआ? सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां पे जो बीएलओस थे, जैसे आपने बताया कि वहां पे बीएलओस कम और पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा थे, ये उनके जो बयान है उसी से ये बात आए। तो वो लोग रात भर सीओ को घेराव करके रखे। कितने लोग थे? अंदर गए थे 7 लोग। कुल मिला के अगर 2 मुट्ठी हम 7 कर लेना तो 10 उंगली होती है, इतने भी नहीं थे। 7 आदमी थे। इन 7 आदमियों के लिए बाहर 70 पुलिस थी, प्रिजन वैन था, लेकिन फिर भी एक को भी उन्होंने नहीं हटाया। ये बात क्यों उठ रही है? ये बात उठ रही है जब यहाँ पे आरजीकर कांड होता है, जब डॉक्टर्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, एक डॉक्टर की मौत होती है उनके काम के जगह पे, वो रेप्ट होती है, उस जगह उस बात को लेकर जब वो सड़क पर उतरती है, जब वो साइकिल रैलीज करते हैं एकदम रोड के एक पास से, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है कि आप लोगों ने साइकिल रैली किया था, आप लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों ने स्लोगन दिया था। उनको हियरिंग के लिए हियर स्ट्रीट थाना, बोबाजा थाना वहां पे बुलाया जाता है। लेकिन बड़ी विरोधाभासी बात और अचंभित तथ्य ये है कि चित भी उनकी और वो पट भी कह रही हैं, भाई आप फॉर्म भरना चाहें तो मैं हेल्प करूंगी, फॉर्म नहीं भरना है मुझे। और ऐसे में असल में जीत उस जनादेश की होगी जब विधानसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि इस एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद साफ तौर पर यह है कि जिस वोटिंग प्रक्रिया को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक धुरी है, वो कैसे स्थायित्व के साथ आगे और बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साथ करने के लिए। बात करते हैं अब रूस की। प्लान फुल प्रूफ है। प्लान कैसा कि जो हम सोच रहे हैं अगर वैसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि रूस और यूक्रेन में संघर्ष नहीं बल्कि शांति देखने को मिलेगी। जी हाँ, शांति कह रहे हैं हम। और 3 सालों से जारी संघर्ष को रोकने की जो कोशिशें हैं वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनकी 28 सूत्रीय शांति समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपने 2 खास दूत जो हैं उन्हें चुना, जिनमें एक है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरे यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने की बात है। क्या कुछ उस मुलाकात में होने वाला है
और क्या ये दूत कोई खुशखबरी लेकर ट्रंप साहब के पास लौटेंगे? पुराने जमाने में होता था ना कि जब शांति दूत जाते थे तो पैगाम लेकर पहुंचते थे, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वापसी होती थी। पर क्या इस पर अब विस्तार से बातचीत होगी और इस संघर्ष को रुकवाने के लिए किस तरह के जो प्रयास हैं उनमें अब तेजी आएगी? ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी समय से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच ये संघर्ष विराम की प्रक्रिया को अंजाम देने की बात की जाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार जो ये दूत है ये अपना कार्य किस तरह से करेंगे और कैसे खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने के जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए गए हैं। क्या खुशखबरी जल्द आएगी? और इस प्रयास की अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति पुतिन है उनसे ट्रंप के दो खास दूत मिलने वाले हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से स्टीव विटकॉफ, आर्मी सेक्रेटरी डेन डिस्क्रॉल यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने वाले हैं। दोनों पक्षों का जो मन है उसे टटोला जाएगा, क्योंकि मतभेद और मनभेद दोनों है वहां पर, और ट्रंप को दोनों पक्षों में सहमति की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि असहमति के कुछ ही बिंदु अभी बचे हैं, यानी कि सहमति पर ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ट्रंप। लेकिन ये तो बात हमने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन की, लेकिन आखिरकार ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इसीलिए क्या शर्त रखी गई? उन्होंने वार्ता में यूरोपीय सहयोगियों को शामिल करने की मांग की। लगातार वो हमेशा कई बार ऐसी वार्ताएं हुई और यूरोपियन जो सहयोगी हैं उनको शामिल करने की बात करते रहे हैं। किसी भी बातचीत में यूरोपीय सहयोगियों को शामिल किया जाए, ज़ेलेंस्की विवादित मुद्दों पर भी चर्चा के लिए तैयार है, यानी कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है उस पर भी बातचीत के लिए तैयार है। अब शांति दूत अगर जा रहे हैं तो शांति के जो प्रयास हैं वो किस तरह से पटरी पर आएंगे और रफ्तार पकड़ेंगे? तो इन प्रयासों के बीच अगर देखा जाए तो रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। तस्वीरें लगातार हम देखते हैं। बीती रात की अगर बात की जाए तो कई ठिकानों पर हमले किए गए। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और रक्षा सुविधाओं पर अटैक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और लंबी दूरी के सटीक हथियारों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब हमले से हो क्या रहा है कि कीव और ओडिशा में बिजली गुल। अब जो ये मौसम है रूस की अगर बात या यूक्रेन की बात, पहले ही वहाँ पर वो सर्बियन कंट्रीज में आता है, ठंड ज़्यादा, और ऐसे में अगर आप बिजली गुल करते हैं तो आप समझिए कि वहाँ पर गीज़र और तमाम इन्वर्टर्स की कमी होगी और वो उस पर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति है और जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। अखिलेश, 28 सूत्रीय एजेंडा, और ऐसे में जिन दो दूतों की बात की जा रही है वो इस शांति प्रयास की प्रक्रिया को कितना स्पीड फास्ट कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इतना कहा जा सकता है कि जो यूक्रेन और रूस के बीच का जो युद्ध चल रहा है उस संघर्ष को अभी माना ये जा रहा है कि वो संघर्ष जो है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास थोड़ा सा अभी सफल हो सकता है। उन्होंने विटकॉफ जो उनके इन्वॉय हैं, दूत हैं, वो जा रहे हैं। उसके अलावा जो उनके दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जारेड कुशनर, वो भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो बात बहुत कम लोगों को पता है वो मैं बताऊं आपको कि रूस में अमेरिका का एक आर्थिक प्रतिनिधि मंडल भी गया हुआ है जी। और वो ये तलाश रहा है कि रूस के साथ किस तरीके से आर्थिक संबंध बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ रूस और यूक्रेन का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका इसमें अपने आर्थिक हित को भी साधना चाहता है। आपको पता है कि यूक्रेन से उन्होंने मिनरल डील किया है। रसिया ने उस समय ऑफर किया था कि अगर आपको मिनरल चाहिए तो मैं भी आपको मिनरल दे सकता हूं। अब स्थिति यह है कि अमेरिका अब रूस के साथ एक आर्थिक जो है संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या क्या व्यापारी हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति में है। और जो रूस और यूक्रेन के बीच का जो संघर्ष है उसकी जो शांति है, उसकी शांति रूस और अमेरिका के बीच के व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, इससे भी थोड़ी सी जुड़ गई लग रही है। और वहीं अखिलेश, क्योंकि लगातार ज़ेलेंस्की जो हैं जब भी इस तरह की शांति वार्ता की अपील की जाती है तो वो यूरोपियन सहयोगियों को जोड़ने की मांग करते हैं। इस पर किस तरह से अब आगे आप कार्रवाई होती हुई देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ज़ेलेंस्की को ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि शायद अमेरिका का कोई अलग एजेंडा भी है रूस और यूक्रेन के बीच शांति के अलावा। तो इस एजेंडे को ज़ेलेंस्की शायद समझ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को भी इसमें
शामिल किया जाए, कोई भी बातचीत हो। उसमें देखिए अमेरिका की जो दोहरी नीति है, एक तरफ वो लोगों को यह कहता है कि रसिया से कोई तेल और गैस नहीं लीजिए, दूसरी तरफ अपने खुद व्यापार को बढ़ाने के इच्छुक है। तो इसी में थोड़े से भ्रम की स्थिति है, जिसको कि भाग पर जेलेंस्की चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के देशों को शामिल किया जाए, ताकि एक तरफ उनको सुरक्षा की गारंटी भी मिले, जो अस्वस्थ सुरक्षा है, जो नॉन सिक्योरिटी स्थिति होती है, वो उसकी गारंटी भी मिले, और उसके साथ साथ जो बाद के जो दिन हो उनकी जो ख्वाहिश है कि यूरोप के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े, क्योंकि यूरोप भी उनको लगातार मदद करने के लिए आगे आता रहा है। निश्चित तौर पे अमेरिका ने भी मदद की है, लेकिन यूरोप लगातार बिना किसी हील हवाले के उनको मदद करता रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि एक तरफा सिर्फ अमेरिका नहीं रहे, बल्कि यूरोप भी इसमें शामिल हो, ताकि जेलेंस्की के पास सुकून का एक मौका हो कि केवल रूस से अमेरिका डील करके कुछ उलूल जुलूल, क्योंकि आप जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जेलेंस्की को कुछ समझौता करना पड़ेगा, अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। यह बात अभी तक यूरोप नहीं बोला है, तो इसलिए जेलेंस्की को यूरोप पर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास है। जी, पॉजिटिवली देखें तो अब हम चाहते हैं कि शेर आया और शेर आ ही जाए, यानी कि शांति जो है वो कायम हो जाए। लेकिन अब आने वाला जो मौसमी, अगर हम मौसम को करवट बदलते हुए देखें दोनों देशों के लिए, तो दोनों देश अगर बिजली के ढांचों पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आम जनता है उसे कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10:30 बजे कुछ अनेक अलग मुद्दों और टॉप लाइन्स के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।